गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है यूनिट 3 यूजीसी नेट की। अगर मैं बात करूँ यूजीसी नेट में आपकी हिंदी साहित्य की क्लास होने वाली है। हिंदी साहित्य का जो आपका सिलेबस है 10 यूनिट में बटा हुआ है और आपके सिलेबस की जो तीसरी यूनिट है काव्य शास्त्र वाली, तो यहाँ पर तीसरी यूनिट से जो है आपकी आज क्लास होने वाली है इकाई 3। इकाई 3 जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है एक तरफ आप भारतीय साहित्य शास्त्र पढ़ते हैं और एक तरफ जो है आप क्या पढ़ते हैं, पाश्चात्य साहित्य पढ़ते हैं। ठीक है, भारतीय साहित्य पढ़ते हैं और एक तरफ आप क्या पढ़ते हैं, पाश्चात्य साहित्य। क्वेश्चन इन दोनों से आपसे पूछा जाता है। अभी जो हमारी क्लासेस हो रही हैं भारतीय काव्य शास्त्र पर जो है क्लासेस हो रही हैं, जिसमें से आज हमारी क्लास जो है ये सेकंड क्लास है आप लोगों की यूनिट 3 में। जो हमारी पिछली क्लास हुई थी, पिछली क्लासेस में जो है मैंने आप लोगों को जो है काव्य लक्षण, काव्य हेतु, ये सारी चीजें जो है मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। आज की जो क्लास होने वाली है ना, यहाँ पर शक्ति और प्रतिभा के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। शक्ति और प्रतिभा का लक्षण क्या होता है, फिर इसके बाद जो है व्युत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, शक्ति और प्रतिभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कुछ आचार्य हैं। इन आचार्यों ने जो है इसके बारे में क्या बातें कही हैं, ये चीजें जो है हमें यहाँ पर देखनी है। तो आचार्य रुद्रट का मानना है शक्ति और प्रतिभा के बारे में, ये कहते हैं कि जिसके बल पर कवि विभिन्न काव्य विषयों को जो है अनुकूल शब्दों में क्या करता है, वैसा ही जो है क्या करता है, अनायास अभिव्यक्त कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को शक्ति कहते हैं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा जो है आचार्य रुद्रट कहते हैं। वही दूसरा कथन है भट्टोत का। ये कहते हैं कि नए नए अर्थों का स्वतः उद्घाटन करने वाली प्रज्ञा ही जो है क्या कहलाती है, प्रतिभा कहलाती है। वही आचार्य कुंतक का क्या कहना है? ये कहते हैं कि पूर्व जन्म तथा इस जन्म के संस्कार से प्रौढ़ता को प्राप्त विशिष्ट कवित्व शक्ति ही क्या कहलाती है, प्रतिभा कहलाती है। आचार्य मम्मट कहते हैं शक्ति और प्रतिभा के बारे में, ये कहते हैं कि कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। वही जगन्नाथ का कहना है इसके विषय में, ये कहते हैं कि काव्य रचना के अनुकूल शब्द तथा अर्थ को प्रस्तुत करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, प्रतिभा कहा जाता है। इसके अलावा जो है ये यहाँ पर कुछ लक्षण दिए हुए हैं। तो इन लक्षणों में से रुद्रट और जो जगन्नाथ है, तो रुद्रट और जगन्नाथ के लक्षण जो है लगभग एक से ही यहाँ पर दिखाई देते हैं। इनके लक्षण जो है काव्य के बाह्य तत्व, शब्द और अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा, जगन्नाथ का देखा कि काव्य रचना के अनुकूल शब्द तथा अर्थ को प्रस्तुत करने की क्षमता को क्या कहते हैं, प्रतिभा कहते हैं। वहीं अगर हम आचार्य रुद्रट की बात करें तो यहाँ पर रुद्रट कहते हैं कि जिसके बल पर कवि विभिन्न काव्य विषयों को क्या करता है, अनुकूल शब्दों में अनायास अभिव्यक्त कर देता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि आचार्य रुद्रट और जगन्नाथ के लक्षण जो है एक से जैसे हमें जो है लगभग एक जैसे प्रतीत होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। और इनके जो लक्षण है वो काव्य के बाह्य तत्व और शब्द की ओर जो है यहाँ पर संकेत करते हैं। ठीक है, तो वही अगर हम भट्टोत का लक्षण की बात करें तो ये काव्य के आंतरिक तत्व की नौ अर्थ की ओर जो है संकेत करते हैं। यानी कि आंतरिक ये जो रुद्रट और जगन्नाथ है, ये दोनों जो है बाह्य तत्व की ओर संकेत करते हैं, और जो आपका भट्टोत है ये जो है आंतरिक तत्व की ओर जो है संकेत करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कुंतक और मम्मट की बात करें, तो कुंतक और मम्मट ने अपने लक्षणों में प्रतिभा की उत्पत्ति के कारण पर जो है प्रकाश डाला है कि ये हमारे पूर्व जन्म, यहाँ पर जन्म होगा, पूर्व जन्म तथा इस जन्म के संस्कारों से जो है क्या है, उद्भूत है। किंतु वस्तुतः पूर्व के जन्म के संस्कारों को प्रतिभा का उत्पादक कारण जो है भले ही मान लिया जाए, पर इस जन्म के संस्कार जो है उसके क्या है, परिष्कारक एवं पोषक कारक माने जाते हैं। ठीक है, ऐसा कौन कहता है, कुंतक और मम्मट का यहाँ पर कथन है, कुंतक और मम्मट कहते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें जगन्नाथ से पूर्व
संग्रहकर्ता आचार्य वाग्भट ने जो है प्रतिभा का लक्षण इस रूप में प्रस्तुत किया है कि जो इसके जो है समग्र स्वरूप का जो है परिचय करता है। यहाँ पर जो है वाग्भट्टालंकार इन्होंने जो है प्रतिभा के बारे में क्या बताया है, कहा है कि प्रसन्न पदे नाव्यार्थी युयुक्त बौद्धिक विधायिनी और स्फुटरंती शक्ति वेदुदि प्रतिभा सर्वोत्मुखी। ठीक है, ये किसने कहा है, वाग्भट ने कहा है। इसके बाद जो है अगला आपका आता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति क्या है, व्युत्पत्ति किसे कहते हैं, तो व्युत्पत्ति कहते हैं निपुणता को, निपुणता को जो विभिन्न काव्यों तथा शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन के लिए अथवा लोक व्यवहार ज्ञान के लिए क्या होती है, प्रभूत होती है, वही आपकी क्या कहलाती है, वही व्युत्पत्ति कहलाती, उसी को व्युत्पत्ति कहा जाता है। ठीक है, तो किसके लिए, अलग अलग जो है काव्यों और शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन के लिए, पढ़ने और पढ़ाने के लिए। ठीक है, और लोक व्यवहार और ज्ञान के द्वारा जिसको प्रभुत किया जाता है वही आपकी व्युत्पत्ति कहलाती है। व्युत्पत्ति काव्य का हेतु नहीं है, बल्कि ये क्या है, प्रतिभा का परिष्कारक हेतु माना जाता है। इसके द्वारा जो है सहजा प्रतिभा परिपुष्ट, परिष्कृत, प्रखर, चमत्कृत और शक्ति संपन्न, मर्म स्पर्शनी और सार ग्रहणी हो उठती है। इससे प्रतिभा के प्रभाव की पूर्ति भी जो है नहीं हो सकती, बल्कि जो है सभी मर्मज्ञ, काव्य शास्त्र तथा लोक व्यवहार पटु व्यक्ति भी जो है काव्य रचना करने लगते हैं और अशिक्षित एवं ग्रामीण कवियों के द्वारा सुंदर ग्राम्य गीतों की जो है रचना संभव नहीं हो पाती है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, व्युत्पत्ति कहलाती है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो शेष रहा जो है अभ्यास का प्रश्न, यानी कि शेष रही बात जो है अभ्यास की, तो मंगल नामक आचार्य ने जो है इसे काव्य का प्रमुख हेतु माना है। लेकिन ये काव्य जो है, काव्य का ना तो अनिवार्य हेतु है और ना ही जो है ये प्रमुख हेतु माना है और ना ही जो है ये आवश्यक हेतु माना है, क्योंकि ऐसे भी अनेक जो है कवि संसार में हो चुके हैं जिनकी प्रथम रचना ही जो है उनकी अमर कृति मानी जाती है। कई ऐसे आचार्य हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो वाल्मीकि का जो है प्रसिद्ध प्रथम श्लोक ही जो है इस तथ्य का प्रमाण है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाँ, अभ्यास द्वारा जो है प्रतिभा में परिष्कार अवश्य आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो भरत मुनि जो है भौतिक प्रयोजन या आनंद की प्राप्ति इनके द्वारा जो है कहा गया है। भाव में जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साथ जो है कीर्ति और आनंद की प्राप्ति इन्होंने बताई है। वामन ने जो है आनंद यानी कि प्रीति, साधना एवं यश की प्राप्ति बताया है। इसके अलावा जो है यहाँ पर आचार्य लोक शांति, यश प्रताप, अर्थ प्राप्ति, लोक काव्य, लोक मंगल बताया है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर तुलसीदास की बात करें तो लोक मंगल का जो है विधान एवं स्वांता बताया है, स्वांता सुखान। कालिदास ने जो है यश प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, फल प्राप्ति जो है इन्होंने बताया। महर्षि शरणगुप्त ने जो है लोकगीत के लिए उपदेश दिए हैं। भिखारी दास ने जो है यश प्राप्ति, आनंद प्राप्ति और फल प्राप्ति के लिए जो है इन्होंने बताया है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें अब यहाँ पर जो है आप लोगों के कई बार जो है इनसे पूछा जाता है, इनका समय आप लोगों से पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि कौन से संप्रदाय से संबंधित है, ये पूछे जाते हैं आप लोगों से क्वेश्चन। तो मैं शंकु की अगर हम बात करें तो इनका जो आरंभ है वो 9वीं शताब्दी का आरंभ माना जाता है। भट्टनायक की अगर हम बात करें तो इनका जो समय है 10वीं शताब्दी का आरंभ माना जाता है। भट्टलोल्लट की अगर हम बात करें तो उद्भट और अभिनव गुप्त के बीच का समय माना जाता है भट्टलोल्लट का। अभिनव गुप्त की बात करें तो 10वीं से 11वीं शताब्दी। आचार्य जो है एक तरफ यहाँ पर आप लोगों की दिए हुए हैं और एक तरफ दर्शन के नाम दिए हुए, कौन कौन से दर्शन से जो है संबंधित हो, और एक तरफ जो है वाद दिए हुए। अब ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर कौन से दर्शन से कौन संबंधित है, तो आचार्य भट्टलोल्लट जो है ये मीमांसा दर्शन से संबंधित है। ठीक है, किससे, मीमांसा दर्शन से संबंधित है। और इनका जो उत्पत्तिवाद और आरोपवाद जो है इनका क्या है। इसके अलावा जो है भट्टशंकु की बात करें तो ये जो है न्याय दर्शन से संबंधित है और अनुमितिवाद जो है इनका
है। भट्टनायक की अगर हम बात करें तो सांख्य दर्शन से संबंधित है, मुक्तिवाद और भोगवाद। और अभिनव गुप्त की बात करें तो शैव दर्शन से संबंधित है और अभिव्यक्तिवाद जो है इनका क्या है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन, पाश्चात्य काव्य साहित्य की, तो यहाँ पर जो है प्लेटो और लियो टॉलस्टॉय तो जो है इनका है लोक मंगलवादी, और लुंजाइनस, शिलर और ऑस्कर वाइल्ड और ब्रेडले, इनकी अगर हम बात करें तो इनका जो है आनंदवादी प्रयोजन। और मध्यम मार्ग की अगर हम बात करें तो ये जो है अरस्तु, ड्राइटन, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नाल्ड, यह सब ही जो है मध्यम मार्गी से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें आधुनिक विमर्श, आधुनिक विमर्श में जो है एक तरफ आपके सिद्धांत दिए हुए, कौन कौन से सिद्धांत से संबंधित है, और एक तरफ जो है प्रवर्तकों के नाम दिए हुए हैं, यानी कि किसने जो है कौन सा सिद्धांत दिया है। आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है यहाँ पर आपका कौन, प्लेटो। प्लेटो ने कौन सा सिद्धांत दिया है, इन्होंने दिया है प्रत्यय सिद्धांत। ठीक है, वहीं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए वो आपको ध्यान देना है। अरस्तु की अगर हम बात करें, अरस्तु का है कौन सा, अनुकरण का सिद्धांत, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा जो है विरेचन सिद्धांत किसका है, अरस्तु का है। जब मैं आप लोगों को पाश्चात्य साहित्य शास्त्र पढ़ाऊंगी तो वहां पर जो है अनुकरण का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत, ये सारी चीजें जो है आप इसी यूनिट के अंतर्गत यूनिट 3 में पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके अलावा जो है आपका अरस्तु का जो है ग्रासदी का सिद्धांत, त्रासदी का सिद्धांत है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है लोंजाइनस का कौन सा उदात्त सिद्धांत, ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, लोंजाइनस का उदात्त सिद्धांत। संप्रेषण एवं मूल सिद्धांत किसका है, आइए रिचर्ड का है, ये भी पूछा जाता है। क्रोचे का जो है अभिव्यंजनावाद, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, स्वच्छंदतावाद वर्षवत का जो है महत्वपूर्ण है। निर्वैज्ञिकता का सिद्धांत, ये भी आप लोग पढ़ेंगे आप अपने सिलेबस में, तो ये किसका है, टी.एस. इलियट का है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत टी.एस. इलियट का है। संवेदनशीलता एवं असाहचर्य का सिद्धांत टी.एस. इलियट का है। कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज का है। ठीक है, कॉलरिज के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना, कल्पना और फैंटेसी पढ़ेंगे, तो ये कल्पना का सिद्धांत किसका है, ये जो है आपका कॉलरिज का है और महत्वपूर्ण है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत ये किसका है, कार्ल मार्क्स का है, ये भी जो है कभी कभी पूछा जाता है। महायथार्थवाद का सिद्धांत जॉर्ज लुकाच का है। विखंडनवाद जो है जॉक देरिदा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी पूछा जाता है। ठीक है, द्वंद्ववाद जो है किसका है, हीगल का। तो ये जो है आपके सिद्धांत। इसके अलावा जो है अगर हम यहाँ पर बात करें, मिथ की समीक्षा का सिद्धांत जो है किसका है, ये जो है नार्थक का है। अंतर विरोध का सिद्धांत ये जो है फ्लेंच ब्रुक्स का है। विरोधाभास का सिद्धांत रॉबर्ट फिन वॉरेन का है। और अस्तित्ववाद का सिद्धांत किसका है, सोरेन किरकेगार्ड एवं पास्कल का है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है आप लोगों से। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर एक तरफ आपके जो है कालक्रम अनुसार पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों का क्रम दिया हुआ है। अब ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कालक्रम के लिए जो है मैच करने के लिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला है आपका प्लेटो। प्लेटो का जो समय है माना जाता है कितना, 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके अलावा जो है अरस्तु का जो समय है कितना माना जाता है, 384 ईसा पूर्व से जो है 322 ईसा पूर्व। यानी कि पहले आपके कौन आते हैं, पहले जो है प्लेटो आते हैं, प्लेटो के बाद जो है कौन आता है, अरस्तु आता है। ठीक है, लोंजाइनस की बात करें, लोंजाइनस जो है इनका समय प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है। वर्ड्सवर्थ की बात करें तो 1770 से जो है 1850 ईस्वी। कॉलरिज की अगर हम बात करें तो 1772 से 1834। और क्रोचे की अगर हम बात करें तो क्रोचे का जो है 1866 से 1952 तक। और टी.एस. इलियट की बात करें तो 1888 से 1965 तक। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ध्यान देना है। आगे जो है यहाँ पर कालक्रम अनुसार पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों का यहाँ पर जो है आपका
जो है आपके ग्रंथ दिए हुए हैं और एक तरफ जो है क्या दिया हुआ है, रचनाकारों के नाम दिए हुए हैं, यानी कि कौन से ग्रंथ के जो है रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो लॉस्ट रिपब्लिक के जो रचनाकार हैं कौन है, प्लेटो है। पोएटिक्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, पोएटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके जो है कौन है, अरस्तु है। द फ्रेंड एंड टू रिलेशन की बात करें तो कौन है, कॉलरिज है। एस्थेटिक्स ये भी महत्वपूर्ण है, तो इसके कौन है, क्रोचे हैं। पोएम्स एंड बैलेट्स की अगर हम बात करें तो मिल्टन कवि थे, और एर्नस्ट मिराविलिस की अगर हम बात करें तो इसके कौन है, ड्राइटन है। ठीक है, लिरिकल बैलेट्स ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। लिरिकल बैलेट्स कॉलरिज का है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये किसका है, रिचर्ड का है, रिचर्ड का ग्रंथ है। साइंस एंड पोएट्री की अगर हम बात करें ये किसका है, ये जो है आपका रिचर्ड का है। ऑफ्टर स्टेंज गाइड्स की अगर हम बात करें ये किसका है, ये जो है इलियट का ग्रंथ है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर मिश्र बंधुओं का क्रम। हालांकि अगर हम मिश्र बंधुओं की बात करें तो जब आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास में भी जो है आप लोग मिश्र बंधुओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्र बंधुओं का क्रम क्या है, कई बार जो है नाम इनका पूछ लिया जाता है, क्रम इनका पूछ लिया जाता है। तो मिश्र बंधु जो है ये 3 भाई थे। ठीक है, जो कि ये मिश्र बंधु के नाम से जाने गए हैं। अब ये 3 भाई कौन कौन से थे, गणेश बिहारी मिश्र, और फिर जो है श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो ये जो है इनका क्रम है, गणेश बिहारी मिश्र पहले, सबसे पहले श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई थे आप। ठीक है, 3 भाई थे ये, जो कि मिश्र बंधुओं के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद जो है काव्य शास्त्रीय सिद्धांत। तो काव्य शास्त्रीय सिद्धांत जो है एक तरफ आपके सिद्धांत दिए हुए और एक तरफ जो है कवि दिए हुए हैं। ठीक है, एक तरफ सिद्धांतों के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ जो है आचार्यों के नाम दिए हुए हैं, आचार्य दिए हुए हैं। तो भरत मुनि का सिद्धांत कौन सा है, गुण सिद्धांत। आचार्य वामन का जो है रीति सिद्धांत पूछा जाता है। आचार्य जो है यहाँ पर ध्वनि सिद्धांत आचार्य आनंद वर्धन का है, आनंद वर्धन जो है यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, आचार्य आनंद वर्धन का कौन सा है, ध्वनि सिद्धांत। इसके अलावा जो है अलंकार, भामह और दांडी, वक्रोक्ति जो है किसका है, कुंतक का। इसके बाद जो है औचित्य का सिद्धांत किसका है, शिमेंद्र का है। और भरत मुनि तथा आचार्य विश्वनाथ जो है ये रस आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें काव्य शास्त्र के विभिन्न महत्वपूर्ण ग्रंथ। अब काव्य शास्त्री विभिन्न महत्वपूर्ण ग्रंथ आपके कौन कौन से हैं, एक तरफ रचनाकारों के नाम दिए हुए, ग्रंथ के नाम दिए हुए हैं और विशेष विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रचनाकारों में से भरत मुनि, और इसके बाद जो है ग्रंथ कौन सा है इनका, नाट्य शास्त्र। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर संप्रदाय की बात करें तो संप्रदाय इनका कौन है, भरत मुनि का जो है रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं ये। ठीक है, इसके बाद जो है आचार्य भामे की बात करें तो आचार्य भामे का जो है जो ग्रंथ है वो कौन सा है, काव्य अलंकार है। और ये जो है किसके प्रवर्तक माने जाते हैं, किसके कौन से संप्रदाय के, जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य वामन की बात करें तो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति जो है ये इनका ग्रंथ है और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं। आचार्य रुद्रट की बात करें, आचार्य रुद्रट की बात करें तो काव्य अलंकार के जो है ग्रंथ है इनका, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। आचार्य दांडी जो है काव्य आदर्श इनका ग्रंथ है और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं ये भी। इसके बाद जो है आनंद वर्धन ध्वन्यालोक जो है इनका ग्रंथ है और ध्वनि संप्रदाय। अभिनव गुप्त की बात करें तो ध्वनि लोक वचन जो है इनका ग्रंथ है और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक। आचार्य कुंतक जो है वक्रोक्ति जीवितम, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित है।
आचार्य क्षेमेंद्र की बात करें तो औचित्य विचार चर्चा औचित्य संप्रदाय से संबंधित है। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण से संबंधित है, रस संप्रदाय से संबंधित है ये, ठीक है। इसके बाद जो है पंडित जगन्नाथ रस गंगाधर जो है रस संप्रदाय से संबंधित है। आचार्य जयदेव जो है चंद्रालोक अलंकार संप्रदाय से संबंधित है। आचार्य मम्मट जो है काव्य प्रकाशन का ग्रंथ है, संपूर्ण काव्यांग से संबंधित है। आचार्य भानुदत्त की बात करी, ये जो है नहीं पूछा जाता है, तो तरंगड़ी और रस संप्रदाय से संबंधित है। इसके अलावा जो है अप्पा दीक्षित, ये पूछा जाता है। कोयलानंद जो है अलंकार संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद जो है अगला यहाँ पर आता है आपका काव्य दोष। काव्य हेतु काव्य दोषों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। काव्य दोष होता क्या है आखिर? काव्य वो शब्दार्थ है जो दोषहीन, दोष मुक्त और गुण युक्त, अलंकार युक्त, कभी कभी जो है अलंकार रहित भी होता है। इस काव्य में जो है बाधा पहुंचाने वाले तत्व अथवा जो विरोध करने वाले जो तत्व हैं, उन तत्वों को जो है क्या कहा जाता है? काव्य दोष कहा जाता है। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि काव्य जो है वो शब्दार्थ है जहां पर दोषहीन, दोष मुक्त और गुण युक्त, अलंकार युक्त, जब कभी कभी अलंकार रहते भी जो है होता है इस काव्य में। मान लीजिए कि कोई काव्य है, ठीक है, उस काव्य में जो है इनसे कोई बाधा पहुंचती है, ठीक है, तो काव्य में बाधा पहुंचाने वाले जो तत्व है ना, इन तत्वों या फिर जो है विरोध करने वाले, काव्य में विरोध करने वाले जो तत्व हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को जो है काव्य दोष कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो काव्य स्वाद में, मान लीजिए कि कोई आप काव्य पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई रचना पढ़ रहे हैं, कोई काव्य पढ़ रहे हैं, तो काव्य में जो है उसका जो रस है, ठीक है, उसकी जो अनुभूति आप प्राप्त करते हैं, तो काव्य स्वाद में उद्वेग यानी कि बाधा आदि उत्पन्न करने वाला जो तत्व होता है, वही आपका क्या कहलाता है? वही तत्व दोष कहलाता है, ठीक है, वही काव्य दोष कहलाता है। यह दोष जो है कविता के मुख्य अर्थ की प्रतीति में बाधा पहुंचाते हैं। ये दोष जो है शब्द, अर्थ और रस, इन तीनों में जो है के संबंध में व्याघात उत्पन्न करते हैं, यानी कि बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो जब आप कोई भी काव्य पढ़ रहे हैं, कोई भी कविता पढ़ रहे हैं, तो ये जो काव्य दोष होता है ना, जो तत्व दोष होता है, तो ये दोष शब्द और अर्थ और रस, इन तीनों में क्या करता है? इन तीनों रूप में जो है, तीनों के संबंध में उस काव्य में, उस कविता में क्या करता है? व्याघात उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, और जिससे क्या होता है कि कविता का जो है मधुर और जो सौंदर्य है ना, वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को काव्य दोष कहा जाता है, ठीक है, इसी को काव्य दोष कहा जाता है। ध्यान देना है, मतलब सिंपल, कोई कविता पढ़ रहे हैं, कोई काव्य पढ़ रहे हैं, उस काव्य में जो है कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर शब्द और अर्थ या फिर जो है रस, इन तीनों रूप में जो उसमें जो है उस काव्य को पढ़ने में अगर बाधा, इन तीनों के माध्यम से अगर बाधा उत्पन्न हो रही है, और वही बाधा जो है आपकी, जब वो बाधा उत्पन्न होगी तो उससे होगा क्या कि जो कविता में मधुर और जो सौंदर्य उत्पन्न हो रहा था ना, वो क्या हो जाएगा? इनके माध्यम से मधुर और सौंदर्य जो है नष्ट हो जाएगा, और वही तो क्या कहलाता है? वही आपका काव्य दोष कहलाता है, ठीक है, वही काव्य दोष आपका कहलाता है। दोष का सर्वप्रथम जो लक्षण है वो आचार्य दंडी ने प्रस्तुत किया था, आपको ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है। और कहा था कि साधुस्वारी कवि की जो है मूर्खता को प्रकट करती है, और काव्य में जो है दोष का लेश मात्र भी उसी प्रकार जो है सही नहीं होता है, जिस प्रकार जो है श्वेत कुष्ठ रोग के जो है एक छोटे से चिन्ह के कारण जो है शरीर भी अपनी कांति खो बैठता है। महत्वपूर्ण है, आपके लिए ध्यान देना है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरा का पूरा कथन आपसे पूछा जा सकता है, ये पूरा का पूरा कथन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें दोष के संबंध में, आचार्य भामह कहते हैं कि सादोष रचना जो है साक्षात मृत्यु है, जबकि आचार्य केशव मिश्र का मानना है कि दोष रस का जो है हानिकारक है, ठीक है, तथा पूर्णतः जो है त्याज्य है। इसके उपरांत वामन ने भी जो है यहाँ पर बताया है कि दोष को परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा है कि दोष गुण से विपर्यात्मक होते हैं, अर्थात गुण का विपर्य ही जो है दोष होता है। संभवतः यही से जो है प्रेरणा पा करके आचार्य वामन ने जो है सर्वप्रथम दोष का लक्षण प्रस्तुत किया होगा। आचार्यों ने जो है दोषों के कई प्रकार यहाँ पर बताए हैं, तो ये पूरा का पूरा कथन आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब
अब यहाँ पर जो है कुछ विभिन्न आचार्यों की दृष्टि से दोषों की संख्या बताई गई है। कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि इन्होंने जो है दोषों की संख्या कितनी बताई है, कौन से आचार्य ने। तो एक तरफ दोषों की संख्या लिखी हुई है और एक तरफ जो है आचार्य के नाम लिखे हुए हैं। तो आचार्य भरत मुनि की जो है दोषों की संख्या इन्होंने कितनी बताई है, 110 बताई है। आचार्य दांडी की बात करें, इन्होंने जो है 10 बताई है। वामन ने जो है कितनी बताई है, 20 बताई है। और आचार्य विश्वनाथ ने जो है कितनी बताई है, 70 बताई है। ठीक है। इसके बाद जो आचार्य मम्मट की बात करें, इन्होंने 76 बताई है। तो यहाँ पर जितनी चीजें हमने देखी, यहाँ पर कहा गया कि काव्य दोषों का जो सर्वप्रथम निरूपण है वो आचार्य भरत द्वारा रचित जो है नाट्य शास्त्र में प्राप्त होता है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि काव्य दोषों का सर्वप्रथम जो निरूपण है वो निरूपण जो है किसके द्वारा रचित जो है प्राप्त होता है, या फिर जो है आचार्य भरत मुनि के द्वारा जो है नाट्य शास्त्र में जो है ये काव्य दोषों का जो निरूपण है वो हमें देखने को मिलता है सबसे पहले। ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, महत्वपूर्ण यहाँ पर कुछ काव्य दोष आपके दिए हुए हैं। तो श्रुति कटुत दोष आपका होता क्या है? देखिए, श्रुति कटुत दोष की अगर हम बात करें, जो शब्द सुनने की कठिन प्रतीत होता है। मान लीजिए कि कोई शब्द है, आप कोई काव्य पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब उस काव्य में जो है कुछ ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है जो हमें सुनने में कठिनता हो रही है उस शब्द को सुनने में। तो जो श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनना। ठीक है, श्रुति का मतलब होता है सुनना। तो श्रुति कटुत दोष, जो शब्द सुनने में कठिन प्राप्त हो अथवा कानों को अप्रिय लगे, यानी कि कानों को अच्छा ना लगे, अप्रिय लगे, ऐसे शब्दों से युक्त कविता में जो है श्रुति कटुत दोष होता है। सिंपल, कोई शब्द है, उस शब्द को सुनने में आपको जो है क्या हो रही है, कठिनता हो रही है, उस शब्द को सुनने में जो है आपको समस्या हो रही है। ठीक है, तो वही समस्या आपकी क्या कहलाती है? वही जो है आपका श्रुति कटुत दोष कहलाता है। ठीक है, इसे श्रुश्रवणता दोष भी कहते हैं। इस बात का भी ध्यान देना है। कभी के कठिनतर कर्म की जो है करते नहीं हम दृष्टता। तो ये जो है यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। दूसरा है यहाँ पर अधिक पदत्व दोष। दूसरे दोष की अगर हम बात करें तो अधिक पदत्व दोष क्या होता है? जहां पर काव्य में अनावश्यक शब्द है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कविता वगैरह पढ़ते हैं, काव्य वगैरह पढ़ते हैं, तो कुछ जो है अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होता है। तो काव्य में जो है अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहां पर अधिक पदत्व दोष होता है। इस अनावश्यक शब्दों को जो है हटा देने से कविता की जो सौंदर्यता है वो जो है क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जैसे जो अधिक पदत्व दोष है इसका एक उदाहरण दिया हुआ है, लिपटी पुहुप पराग पद सनी श्वेद मकरंद। अब यहाँ पर जो पुहुप दिया हुआ है ना, तो इसका जो है यहाँ पर पुहुप का जो अर्थ होता है क्या होता है? पुष्प होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पराग है, पराग का भी प्रयोग किया गया है इसमें। तो लिपटी पुहुप पराग पद शनि श्वेत मकरंद। और हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो अधिक पदत्व दोष होता है ना, तो इस अधिक पदत्व दोष में जो है कहीं कहीं पर कई बार ऐसा होता है कि अनावश्यक शब्द आ जाते हैं काव्य को पढ़ते समय। तो यही जो है आपका क्या होता है, अधिक पदत्व दोष। जैसे ये पुहुप है, तो उपरोक्त कविता में जो पुहुप शब्द है, पुहुप का अर्थ होता है क्या? पुष्प है। तो पुहुप जो है साथ पराग का प्रयोग किया जाता है, और हम जानते हैं कि पराग जो है पुष्प का ही होता है। ठीक है, पराग जो है पुष्प का ही होता है, तो किसी अन्य का जो है नहीं होता है। यहाँ पर अधिक पदत्व दोष है। ठीक है, यानी कि अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया गया। एक उदाहरण यहाँ पर और है, ये यहाँ पर जो है साक्षी है गिरि धवल हिमालय। अब यहाँ पर जो है हिमालय का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर गिरि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी अधिक पदत्व दोष है। ठीक है, अनावश्यक शब्द जो है प्रयोग किए गए हैं। अगला तीसरा है यहाँ पर न्यून पदत्व दोष। न्यून पदत्व दोष क्या होता है? अभिष्ट अर्थ को सूचित करने वाले पदों की कमी यदि कविता में हो तो साथ ही अर्थ को जो है स्पष्ट करने के लिए कुछ शब्दों को जोड़ना पड़े, वहां पर क्या होता है? न्यून पदत्व दोष होता है। जैसे एक उदाहरण है, सहसा मैं उठ खड़ा हुआ बोल जाता हूँ, क्या मैं तुमसे कहूँ नहीं कुछ भी पाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो कविता है ना, इस कविता में कवि को ये जो पाता हूँ है ना,
प्रयोग करना चाहिए था, बल्कि इसका प्रयोग न होने से जो है न्यून पदत्व दोष आ गया है। जैसे हमने यहाँ पर देखा क्या कि इसको जो है इसके यहाँ पर जो आपका न्यून पदत्व दोष होता है, इस पदत्व में जो है पदों की कमी यदि कविता में हो तो वहां पर साथ ही अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ शब्दों का जो है हमें जोड़ना पड़ता है। उन कुछ शब्दों को हमें जोड़ना पड़े, वही आपका क्या कहलाता है, कुछ जो है न्यून पदत्व दोष कहलाता है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा, सहसा मैं उठा खड़ा हुआ बोल जाता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इस कविता में कवि को पाता हूँ से पहले हमें क्या लगाना चाहिए, कह लगाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पाता हूँ, तो क्या मैं तुमसे कहूँ नहीं, जो है कहूँ नहीं, कुछ कह पाता हूँ, यहाँ पर कुछ कह भी पाता हूँ ये होना चाहिए था, कुछ भी कह पाता हूँ ये होना चाहिए था। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर जोड़ा नहीं गया, तो यही क्या है, ये यहाँ पर अगर जोड़ दिया जाता, कह अगर जोड़ दिया जाता तो आपका क्या हो जाता, यहाँ पर जो है ये न्यून पदत्व दोष यहाँ पर हो जाता। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर एक और उदाहरण है, पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी जो है आपका न्यून पदत्व दोष है। ठीक है, जैसे हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो है पानी का प्रयोग हुआ है और पावक का प्रयोग हुआ है, और पवन को लेकर के जो है साधु कहना चाहता है कि ये सब साधु एवं असाधु यानी कि दुर्जन के साथ जो है समान व्यवहार करते हैं, किंतु यहाँ पर जो है समान व्यवहार शब्द को छोड़ दिया जाता है, जिससे कविता के अर्थ उत्पत्ति में बाधा हो रही है, यहाँ जो है न्यून पदत्व दोष होता है। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पर बात करें ग्रामत्व दोष, ग्रामत्व दोष क्या होता है, किसी भी साहित्यिक रचना में बोलचाल जो है ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होने पर वहां पर क्या होता है, ग्रामत्व दोष होता है। अब यहाँ पर जो है कोई भी काव्य रचना पढ़ रहे हैं, कई बार जो है ऐसा होता है कि जैसे आप जो है कुछ ग्रामीण भाषा के जो है यहाँ पर शब्द होते हैं। ठीक है, तो ग्रामत्व दोष जब किसी साहित्यिक रचना में बोलचाल की जो ग्रामीण भाषा है उन भाषा के शब्दों का प्रयोग हो, वहां पर ग्रामत्व दोष होता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, भूड़ पर मुकुट धरे सोहत गोपाल है। तो यहाँ पर जो भूड़ शब्द है ना, इसमें क्या है, इसमें जो है ग्रामत्व दोष है। ठीक है, ग्रामत्व दोष है। ठीक है, यानी कि बोलचाल की ग्रामीण भाषा का, इसमें ये जो भूड़ शब्द है ना, बोलचाल की ग्रामीण भाषा का शब्द है। अगला है आपका क्लिष्टत्व दोष। इसमें क्या होता है कि कोई भी कविता है, कविता में प्रयुक्त जो है ऐसी शब्दावली जिसका अर्थ जो है गोला भाग करके या फिर जो है गणितीय गणना से जो है कठिनता से प्राप्त हो, वहां पर आपका क्या होता है, क्लिष्टत्व दोष होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, कहत कत परदेसी की बात मंदिर अरथ अवधि बढ़ हम सो हरि हरि आहार चली गति नरवते देद ग्रह जोरी अरथ करी छोड़। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो है क्लिष्टत्व दोष है। ठीक है, अगला है आपका पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष में यहाँ पर होता क्या है, जहाँ किसी शब्द से जो है अर्थ की प्रतीत हो जाए पर जो है उसी अर्थ वाले शब्द का प्रयोग किया जाए, वहां पर क्या होता है, पुनरुक्ति दोष होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, सबको जानत तुम्हें सोर जगत जहान। तो ये जो जगत जहान है ना, इस जगत जहान में क्या है, पुनरुक्ति दोष है। ठीक है, जहां पर किसी शब्द से जो है किसी अर्थ की प्रतीत हो, वहां पर आपका होता है क्या, पुनरुक्ति दोष। जैसे यहाँ पर जगत और जहान दो शब्द लिखे हुए, इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है और इन दोनों शब्दों का अर्थ जो है संसार होता है। ये जो यहाँ पर जगत लिखा हुआ है, जगत का भी जो है यहाँ पर मतलब क्या होता है, संसार होता है, और यहाँ पर जहान जो लिखा हुआ है इसका मतलब भी जो है क्या होता है, संसार होता है। आप लोग कह देते हैं ना कि पूरे जगत में, पूरे जहान में। ठीक है, तो क्या होता है कि जहान होता है। तो इन दोनों का मतलब, इन दोनों का अर्थ जो है संसार होता है, और एक ही अर्थ के लिए जो है दो शब्दों को दो बार प्रयोग किया गया है। तो दो बार प्रयोग किया गया है, वहां पर आपका क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति दोष आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, इसका है धन्य कलंकहीन जीना एक क्षण का, युग युग जीना संकलन धिक्कार है। तो यहाँ
पर जो है कविता की पहली पंक्ति के भावार्थ की आवृत्ति जो है दूसरी पंक्ति से भी हुई है, अतः यहाँ पर पुनरुक्ति दोष आपका होगा। अगला है यहाँ पर आपका च्युत संस्कृति दोष। यहाँ पर क्या होता है कि व्याकरण के नियम के विरुद्ध जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल हो, वहां पर जो है आपका क्या होता है, च्युत संस्कृति दोष होता है। जैसे इस निराशता को छोड़ो, आशा से लो काम। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ निराशता जो शब्द दिया हुआ है ना, तो निराशता शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, अतः इस कविता में जो है च्युत संस्कृति दोष आपका होगा। ठीक है, एक उदाहरण यहाँ पर और दिया हुआ है, सी मुख की सौंदर्यता देती है आनंद। तो यहाँ पर भी जो है आपका क्या है, जो है संस्कृत दोष है। अगला आपका आक्रामक दोष क्या है, ये क्या होता है, जहाँ कोई शब्द जो है उचित स्थान पर प्रयुक्त ना होकर के अनुचित स्थान पर प्रयुक्त हो। मान लीजिए कि कोई कविता है, कोई रचना है, कोई काव्य है, अब उस शब्द को जो है यानी कि उचित तरीके से अगर हम सही तरीके से किसी भी शब्द को बैठाएंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे, तो वो जो है वहां पर आपका क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से जो है सारी चीजें रहेंगी। अब यहाँ पर कोई भी शब्द ऐसा है कि हमने कहीं का कहीं बैठा दिया, कहीं का कहीं कोई शब्द हमने लिख दिया, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, आक्रमक दोष हो जाएगा, जहां कोई शब्द जो है उचित स्थान पर प्रयुक्त ना होकर के अनुचित स्थान पर प्रयुक्त हो और उसका क्रम जो है जोड़ने पर कठिनाई हो, वहां पर आक्रमक दोष होता है। मतलब यहाँ पर कहने का है कि अगर किसी शब्द को हमने सही तरीके से नहीं लिखा, उचित जगह पर नहीं हमने लिखा जहां पर हमें लिखना चाहिए था, तो उसको अगर हमने सही तरीके से लिखा नहीं तो हमें पढ़ने में भी जो है कठिनाई उत्पन्न होगी। ठीक है, तो यही आपका क्या है, आक्रमक दोष है। ठीक है, जैसे यहाँ पर विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, तो यहाँ पर मानवी शब्द जो है लीला से पहले आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर आना चाहिए था, इसी वजह से यहाँ पर ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ पर आक्रमक दोष है। ठीक है, आपका जब यहाँ पर मानवी होता ना, तो विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे हैं, ये होना चाहिए था। ठीक है, तो ये तो आपका सही तरीके से लिखा जाता है, लेकिन विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, ये तो यहाँ पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अशुद्ध लिखा हुआ है ना। ठीक है, सेंटेंस जो है आपका बैठ नहीं रहा है, अच्छे तरीके से जो है नहीं लिखा हुआ है। अगला है यहाँ पर आपका दुष्क्रमत्व दोष। ये क्या होता है, जब कविता में शास्त्र अथवा लोक विरोधी क्रम वहां जो है दुष्क्रमत्व दोष होता है। जैसे नृप मोह कहे है दीजिए अथवा मत गायन दे, यहाँ पर जो है याचक को पहले हाथी मांगना चाहिए, हाथी ना मिल पाने पर भी जो है घोड़ों की याचना करनी चाहिए, किंतु यहाँ पहले जो है यानी कि घोड़ा और फिर जो है गायन दे यानी कि हाथी की याचना करके जो है लोक विरुद्ध क्रम रखा गया है, अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, दुष्क्रमत्व दोष होगा। ठीक है, आगे हम बात करें, अगला है आपका अश्लीलत्व दोष। ये क्या होता है काव्य में, अब काव्य में अश्लील शब्दों, जैसे यहाँ पर अश्लील कोई शब्द हैं, जैसे मल मूत्र यौन संबंधी जो है वर्जित जो शब्द हैं, इन शब्दों का प्रयोग हो वहां पर अश्लीलत्व दोष होता है। अश्लील का मतलब यहाँ पर जो है यही है। ठीक है, तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां पर अश्लीलत्व दोष होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, मिची आंख पी को निरखी वायु दीन तत्काल वायु अपान वायुपात, तो यहाँ पर जो है आपका क्या है, अश्लीलत्व दोष है। अगला है आपका संकीर्ण दोष। ये होता क्या है, जहां पर काव्य में एक वाक्य पद का दूसरे वाक्य में प्रयोग हो वहां पर आपका क्या होता है, संकीर्ण दोष होता है। कोई भी काव्य है, उस काव्य में एक वाक्य पद का जो है दूसरे वाक्य में प्रयोग किया जाए। ठीक है, जैसे छोड़ चंद्र गगन में उदय होत अपमान, तो यहाँ पर जो कविता में एक वाक्य पद का दूसरे वाक्य में प्रयोग हो जाने पर जो है संकीर्ण दोष आपका आ जाएगा। अगला है आपका रस दोष। रस दोष आपका क्या होता है, ये सारी चीजें जो है ना कविता के दोष हैं। जब आप कोई काव्य पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, वहां पर जो है कौन कौन से दोष होते हैं। ठीक है, रस दोष यहाँ पर क्या है कि जब कविता में रस की उत्पत्ति जो है बाधित होती है तब रस दोष होता है। इस दोष के जो है कई प्रकार हो सकते हैं। कई प्रकार जो है मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि कोई भी कविता आप पढ़ रहे हैं, उस कविता में रस की उत्पत्ति
बाधित होती है, रस संबंधी जो है कोई समस्या है, तो वहां पर तब जो है रस दोष होता है आपका। तो ये जो है जो ये दोष होते हैं, कई दोष हो सकता हैं आपके। एक तो है स्वशब्दिक वाच्य रस दोष, दूसरा है विभाव व अनुभव की जो है कष्ट कल्पना, तीसरा है रस की बार बार दीप्ति, और चौथा है आपका बिना अवसर की रस की उत्पत्ति, और पांचवा है आपका बेमेल वर्णों से जो है रस की निष्पत्ति। ठीक है, इसके बाद जो है कभी कभी श्रृंगार में कठोर वर्ण अथवा वीर रस में जो है कोमल वर्णों का अनियमित प्रयोग हो जाता है, इससे जो है रस दोष उत्पन्न होता है। अब ये जो आपके रस है ना, वो भी मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ाऊंगी। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, मुकुट की उठक लटक बीबी कुंड के भौं की मटक और नेकु आंखें दिखावरे। तो ये जो है क्या है, उदाहरण है। यहाँ पर कविता में श्रृंगार रस है। ठीक है, श्रृंगार और वियोग आप लोगों ने सुना होगा, श्रृंगार रस और वियोग रस। तो किंतु इसमें जो है कठोर वर्ण प्रयोग होने से क्या कौन सा दोष होगा, आपका रस दोष आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, जहां भाव व्यंग रूप में ना होकर के स्वयं ही अपना वर्णन करने लगे, वहां पर स्वशब्द दोष होता है। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो यहाँ पर तीसरा आपका रस स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से किसी का भी जो है स्वयं कथन हो, वहां पर स्वशब्द वाच्य रस दोष होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, अगला है यहाँ पर आपका रीति। रीति क्या होता है, इसके बारे में कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। आज की जो हमारी क्लास है यहीं तक रहेगी। ठीक है, बाकी जितना आप लोगों को पढ़ा दिया गया है इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, जिसके लिए आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में। सभी को बाय बाय, थैंक यू।